मैं बेजारी से एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। बार बार दीनू चचा से पूछती, गाड़ी कब ठीक होगी? तो हैरत भरी आवाज में कहते, बेटा मुझे कोई खराबी तो नजर नहीं आ रही, ना जाने क्यों गाड़ी बंद हो गई है। खड़े खड़े तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। मैं खौफ से कांप रहे थे। 7 बजे घर से निकली थी और अब 9 बज रहे थे। ऐसे में उस भयानक जंगल की तारीकी और सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। ऊपर से मैं और दीनू चचा अकेले ही यहाँ उस वीरान सड़क पर खड़े थे। तभी दूर से एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आदमी आता दिखाई दिया। उसने दीनू चचा के कान में सरगोशी की और फिर तेज़ी से वहाँ से चला गया। मैं हैरान हुई कि ये शख्स कौन था जो इस सुनसान जगह पर अचानक से आया और तेज़ी से चला भी गया। तभी मैंने ये बात चचा से पूछी तो वो कहने लगा, अजीब आदमी था। कहने लगा कि इस जगह पर अक्सर गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं क्योंकि ये जगह भारी है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग ही बदल गया था। मैं कुदरती तौर पर अंदर से बहुत डरपोक लड़की थी और ये डर मेरे मन में कूट कूट कर भरा था। थोड़ी ही देर के बाद दीनू चचा ने गाड़ी स्टार्ट की तो हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी चल पड़ी थी। मैं भी खुश हो गई, जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। न जाने मेरे जहन में क्या आई कि मैंने ऐसे ही गैर इरादी तौर पर पलट कर देखा और साकत रह गई। गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक सफ़ेद सा साया मैंने अपनी आंखों से देखा था जो दूर अंधेरे में जाकर एकदम से गायब हो गया। बेख्तियार दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करती मैं खैर खैरियत से शहर पहुंचने की दुआ कर रही थी। मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई अमीर ख़ानदान से था। मैं एक गांव की रहने वाली थी। गांव में मेरे बाप की बहुत सारी ज़मीनें थीं, जायदाद और एक बड़ी सी हवेली भी जो हमारे आबा व अजदाद की थी। मैं अपने वडेरे बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे 4 भाई थे। बचपन से ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश न रही थी जो रद्द की गई हो। बिन मांगे ही मुझे सब कुछ मिल जाया करता। लेकिन मैंने अपने अकलौते और लाडले होने का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। सब कहते हैं कि मरियम बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है, जिस घर में जाएगी रोशनी बिखेर देगी। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। लेकिन मुझे पढ़ाई करने का जुनून था, इसलिए मैं अपने बाबा से कहने लगी कि मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करनी है, वो भी शहर के सबसे अच्छे तालीमी इदारे में। बाबा तो मेरी शादी करना चाहते थे, वो भी इतनी कम उम्र में, क्योंकि उनके दोस्त के बेटे का मेरे लिए रिश्ता आया था। लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, फ़कत 17 बरस, और उस उम्र में ही हमारे गांव की लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। लेकिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। तभी आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जाने की ज़िद की। बिलाखिर मुझे बाबा की तरफ से पढ़ने की इजाज़त मिल गई और मैं अपने बड़े भाई के साथ जाकर शहर के कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। लेकिन चूँकि शहर और गांव का फासला अच्छा खासा था, इसीलिए मुझे वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी थी। हॉस्टल जाने से पहले बाबा ने मुझे समझाया था, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी समझदार लड़की है, वो कभी मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी और मुझे तुमसे यही उम्मीद है। उनके लफ्ज़ों में छुपी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई थी। इसीलिए मैंने अपने बाबा से वादा किया कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे उनका सर शर्मिंदगी से झुके। अब मैं दीनू चचा, जो कि हमारे ख़ानदानी ड्राइवर थे, उनके साथ शहर की तरफ आ गई। लेकिन अपना सारा सामान रखते मुझे शाम हो गई थी और रात को मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। गाड़ी ख़राब होना बहुत ही अचंभे की बात थी। बामुश्किल मैं शहर पहुंची। फिर वार्डन ने मुझे एक कार्ड दिया और मुझे हॉस्टल जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपना सामान लेकर कमरे में आ गई, जहां मेरी एक और रूममेट रह रही थी। वो मुझसे सीनियर थी। उसने बुरा सा मुँह बनाया था क्योंकि मैं रात के 11 बजे कमरे में दाखिल हुई थी। जाहिर है उसकी नींद ख़राब हुई थी, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली। फिर मैं कपड़े बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस रात मैंने एक भयानक ख्वाब देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जंगल में भाग रही हूँ और मेरे पीछे एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी लगा है। मैं जितनी तेज़ी से भाग रही थी, वो उतनी ही तेज़ी से मुझ पर हमलावर हो रहा था। अचानक ही उसने एक खौफनाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे गर्दन से दबोच लिया। मैं बुरी तरह चीख रही थी, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।
तभी पसीना पसीना वजूद लिए मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा सामने पलंग पर बैठी लड़की मुझे घूर रही थी। शायद मैंने सच में ही एक चीख मारी थी। फिर कहने लगी, देखो अगर तुम रात को सोते में डरती हो तो मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मेरे सामने ये नाटक ना करना। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। फिर जल्दी से मुँह हाथ धोकर यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज चली आई। कॉलेज में मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं हॉस्टल चली आई। लड़कियां अपने कमरों में खुशगपियों में मसरूफ़ थी, लेकिन मेरी अब तक किसी से दोस्ती नहीं हुई थी। इसीलिए मैं अकेले ही कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। खिड़की सीधी कॉलेज के दरख्तों की तरफ खुलती थी, जहाँ पर बगीचा साफ दिखाई देता। एक तो मेरी रूममेट भी बड़ी अजीब थी, हर वक्त खामोश रहती। कभी कभार मुझे ऐसे देखती जैसे उसने आज से पहले कभी किसी लड़की को ना देखा हो। मुझे उसकी आंखों से खौफ महसूस होता। लेकिन एक दिन मैंने उसे किताब पढ़ते देखा। वो जिन्नात के मुताल्लिक किताब पढ़ रही थी। मैंने उसकी साइड टेबल पर रखी किताबों पर नज़र डाली तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो सारी किताबें जिन्नात के मुताल्लिक थी। ये लड़की नफ्सियाती तो नहीं है? मैं उसके बारे में अजीब व गरीब सोच रखने लगी। एक दिन मैं सो रही थी जब रात को मुझे अपने कमरे से किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हैरान भी हुई कि कमरे के अंदर बिल्ली कैसे आ गई, लेकिन जैसे ही उठकर देखा तो लड़की गायब थी, लेकिन एक बिल्ली कमरे में घूम रही थी। मुझे उस बिल्ली को देखकर खौफ महसूस हुआ। बिल्कुल काले रंग की बिल्ली जो कमरे के काले अंधेरे में और भी खौफनाक लग रही थी। ऊपर से उसकी सफ़ेद आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे दो रोशनियां जल रही हों। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे भगाने लगी। अचानक ही वो कॉरिडोर में जाकर अंधेरे में गायब हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया और फिर सोचने लगी कि ये आधी रात को लड़की कहाँ गई होगी, जाकर देखूं तो। यही सोचकर मैं अपने कमरे से निकली। मुझे वो सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। घुटनों में मुंह छुपाए लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे। वो अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। तभी मैं उसे कहने लगी, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो आधी रात को? आ जाओ कमरे में। देखो रात को यहाँ बैठना ठीक नहीं है। अचानक ही उसने अपना सर उठाया तो मुझे उसका चेहरा देखकर इतना डर लगा कि मैं भागते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि वार्डन से इसकी शिकायत करूंगी कि मेरी रूममेट चेंज कर दे या फिर मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गई। वो बड़ी हंसी मजाक में मुझसे बात कर रही थी। लगता ही नहीं था कि ये रात वाली लड़की है। उसका नाम मुकद्दस था। जब मैंने उसका ये दोस्ताना अंदाज देखा तो पूछे बिना न रह सकी कि तुम ये खौफनाक कहानियाँ क्यों पढ़ती हो? क्या तुम्हें रात को डर नहीं लगता? ये सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, न जाने मुझे इस मखलूक के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है, इसीलिए मैं इनकी खोज में रहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मददगार होते हैं, ये लोगों को डराने के लिए नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है? अब वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से। मैं तो इनके बारे में बात भी नहीं करती। तो वो हंसते हुए कहने लगी, अगर ऐसी ही कोई मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई तो क्या करोगी? ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुझे वो रात याद आई जब वो खौफनाक बिल्ली अचानक अंधेरे कमरे में आ गई थी। हालांकि कमरे के दरवाजे भी बंद पड़े थे और खिड़की भी बंद थी। न जाने क्यों उस लड़की के साथ रहकर मुझ पर जिन्नात के खौफ का भूत सवार हो गया था, इसलिए मुझे रातों को बहुत डर लगता। लेकिन एक दिन तो मेरी जान निकल गई। जब मेरी आधी रात को आंख खुले तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा और सामने से वो लड़की भी गायब थी। अब तो मैं बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से उठकर कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अचानक ही उस लड़की के पलंग के नीचे से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें आने लगी। ये देखकर मैं और भी डर गई। वही काले रंग की बिल्ली उसके पलंग के नीचे से निकली और मुझे एक तरफ खड़ी होकर घूरने लगी। मैं उसके घूरने से डर गई थी। उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर जम कर खड़ी रही। अचानक तेज हवा से दरवाज़ा खुला। तभी झोंके की तरह वो लड़की अंदर आई और वो बिल्ली एकदम से ही मेरे सामने से गायब हो गई। मैं गुस्से से उसे कहने लगी, तुम रात को कहाँ चली जाती हो? देखो मुझे डर लगता है, ऐसे दरवाज़ा खुला छोड़कर मत जाया करो।
वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, क्यों, क्या तुम्हें कोई जिन उठा कर ले जाएगा? और मुझे उसकी बात पर इतना गुस्सा आया कि मैं मुंह लपेट कर सो गई। दिल चाह रहा था कि सुबह उसकी शिकायत करूं, लेकिन सुबह से सामान पैक करते देखकर हैरान रह गए। कहने लगी कि मैं घर जा रही हूँ 15 दिन के लिए। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि उसके जाने के बाद सुकून से रहूंगी, वरना एक अजीब सा वहम मुझे अपनी लपेट में लिए रखता। जैसे ही बैग उठाकर पलटने लगी, अचानक मेरे सामने रुकी, फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, लेकिन अपनी एक चीज़ यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। मैं सन्नाटे में रह गई। मैं उसे आवाज़ देकर पूछना चाहती थी कि वो किसके मुताल्लिक कह रही है, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। मैं हैरान थी कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ छोड़कर जा रही है। शायद वो किसी ख़ास चीज़ के बारे में कह रही थी। मैं सर झटक कर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। अब चूंकि टेस्ट होने वाले थे, इसीलिए मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी। रातों को 11 बजे तक जाग कर पढ़ती। उस रात भी मैं अपनी किताब खोल कर पढ़ रही थी, जब अचानक मुझे थम की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत ज़ोर से कूदा हो। चूँकि हॉस्टल में मौजूद तीसरी मंजिल की सीढ़ी भी कमरे के बराबर में ही थी, इसलिए मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। लेकिन अचानक ही मेरे कमरे पर दस्तक होने लगी। भला आधी रात को मेरे दरवाजे पर कौन था? तभी मैंने आवाज़ देकर पूछा, कौन है? जवाब में किसी की भी आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गई कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। शायद मैं अकेली हूँ और यहाँ सबसे कम उम्र भी, इसीलिए लड़कियाँ मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रही हैं। यही सोचकर मैं खामोश रही। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई, लेकिन जग खाली पड़ा था। अब पानी लेने के लिए किचन में जाना पड़ता, जो कि कमरे से अच्छे खासे फासले पर था। फिर भी मैं हिम्मत करके उठी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अपने पीछे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर मेरी रही सही जान भी निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वो सफ़ेद आंखों वाली बिल्ली अंधेरे में मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं भागने वाले अंदाज में किचन में गई, जल्दी से जग में पानी डाला और वापस कमरे की तरफ आ गई। शुक्र था कि वो अंधेरे में गायब हो गई थी। अब कमरे का दरवाज़ा बंद किया, एक गिलास पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत ही भयानक थी, क्योंकि अचानक सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पाँव छू रहा हो। कोई अपने जिस्म का लम्स मेरे पाँव के ज़रिए छूकर महसूस करवा रहा था। हलचल सी महसूस करके मेरी आँख खुल गई। जैसे ही मैंने कंबल हटाकर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकली थी, और फिर मैं बुरी तरह से चीखें मारने लगी, क्योंकि बिल्ली मेरे कंबल में घुसी बाकायदा मुझसे लिपट कर सो रही थी। मेरी चीखों से सब जमा हो गए थे। सब हैरान थे कि मुझे क्या हुआ है। वार्डन ने आकर मेरी परेशानी पूछी तो मैं खौफ से रोने लग गई, और मैं उससे कहने लगी कि ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई है, हर जगह मुझे दिखाई देती है। जब मैंने इतनी बचकाना बात कही तो सब लड़कियां हंसने लगी। मैं समझ गई कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। तो वार्डन कहने लगी, अरे एक बिल्ली से डर गई? ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर सो जाओ। 2-3 दिन बाद तुम्हारे रूममेट आ जाएगी, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अब मैं उसे कैसे बताती कि मुझे उसी से डर लगता था। ये डर तो मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। फिर गांव से बाबा का फ़ोन आया। यह हॉस्टल बहुत अच्छा था। बाबा यहाँ की हज़ारों रुपए फीस अदा कर रहे थे, लेकिन मुझे फिर भी सुकून नहीं था। अगर मैं यहाँ की परेशानियों का जिक्र करती तो बाबा पहली फुर्सत में ही मुझे कहते कि कॉलेज छोड़कर हवेली वापस आ जाओ। इसीलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। फिर खैर खैरियत मालूम करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। आज मैं बहुत बोर हो रही थी। मेरा इरादा था कि मैं 2-3 दिन बाद घर चली जाऊंगी, अम्मा बाबा से मिलने। वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। तभी मेरी नज़र उस लड़की की रखी किताबों पर पड़ी। मैं ऐसे ही किताबें उठाकर देख रही थी। जैसे ही किताब खोलकर देखी तो उसमें रखी एक मर्दाना अंगूठी देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो अंगूठी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी चमक इस कदर थी, ऐसे लगा जैसे ये खूबसूरत हीरा हो। मैं उस मर्दाना अंगूठी को देखकर हैरान थी। अगर ये उस लड़की ने इस किताब में रखी थी तो भला वो इतनी कीमती चीज़ कैसे भूल कर जा सकती है। मैं अजीब व गरीब सोचे लिए हैरान बैठी थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि इससे पहले कि गलती से किसी और के हाथ ये अंगूठी लग जाए,
मैं उसकी अमानत संभाल कर रख लेती हूँ। यूँ मैंने उसकी अंगूठी को अपने पास रख लिया। 2-3 दिन बाद वो वापस आ गई, मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखते हुए। वो मेरे लिए काफ़ी तोहफ़े लेकर आई थी। मुझे हैरत भी हुई, मेरी उससे इतनी अच्छी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका शुक्रिया अदा करके वो सारे तोहफे ले लिए थे। फिर मैं उससे कहने लगी कि तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। फिर अजीब अंदाज में कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम उस चीज़ की हिफाजत करोगी, लाओ वो मेरी अंगूठी वापस दे दो। तभी मैंने अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। अचानक ही उसने वो अंगूठी हाथ में पहनी तो मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी। अजीब मर्दाना किस्म के हाथ थे, भारी भारी। मुझे ये देखकर बहुत ही अजीब लगा, तो मैं उससे कहने लगी, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल मर्दों की तरह है और ये अंगूठी तो मर्दाना है। ऐसी अंगूठी अक्सर मेरे बाबा पहनते हैं। तो वो कहने लगी, मैं भी एक मर्द हूँ। उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई। मेरी आंखों में खौफ देखकर हंसते हुए कहने लगी, अरे मजाक कर रही हूँ, दरअसल मुझे शुरू से ही मर्दाना अंगूठियाँ पहनने का शौक़ है। ओह खुदाया, इस लड़की के साथ रहना आसान नहीं। अब मैं दिल ही दिल में ये बात सोच रही थी। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने घर चली गई। दरहकीकत मुझे हॉस्टल में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल तो चाह रहा था कि पढ़ाई वगैरह छोड़कर बस घर आ जाऊँ, वापस अपनी हवेली, वही आज़ाद ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन पढ़ने लिखने का शौक़ भी हद से ज़्यादा था। मैं कुछ पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब थे। फिर चंद दिन घर गुजार के मैं वापस हॉस्टल जा रही थी। मैंने सोचा कि वो भी मेरे लिए तोहफ़े लेकर आई थी, तो अब मुझे भी उसके लिए तोहफे लेकर जाने चाहिए। यही सोचकर मैंने अपने गांव की मशहूर पंजीरी और मिठाई उसके लिए पैक करवा ली थी। अम्मा ने हलवा भी बना दिया था। फिर जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंची तो वो जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर कहने लगी, लाओ जल्दी से मुझे वो मिठाई और हलवा दे दो, आज मेरा मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। भला उसे क्या मालूम कि मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये बात बड़ी अनोखी थी। फिर भी मैंने अपनी हैरत नज़रअंदाज की और मिठाई दे दी। मैंने देखा चंद मिनटों में ही उसने पूरा डब्बा खाली कर दिया था और पंजीरी भी शौक से खाने लगी। फिर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और बिस्तर पर पड़कर ऐसे सो गई कि पूरी रात गुजर गई, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली। जबकि मैं थकी हारी सफ़र से आई थी, इसलिए मैं भी जल्दी सो गई। लेकिन अचानक ही रात को अजीब से एहसास से मेरी आंख खुली थी। ऐसे लगा जैसे मेरे पलंग पर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद हो। जैसे ही मैंने अपने मुंह से चादर हटाई तो बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। वो लड़की लंबे लंबे बाल खोले मेरी चारपाई पर बैठी मुझे घूर रहे थे। उसकी आंखों से मुझे खौफ महसूस हुआ तो मैं गुस्से से उसे कहने लगी, ये तुम मेरे पलंग पर क्या कर रही हो? देखो, मुझे ऐसे डराने की कोशिश ना करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें देखना। अचानक ही उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे को छुआ तो मैंने एकदम से उसका हाथ झटक दिया। मैं पागलों की तरह बाहर भागी। कॉरिडोर में भागते हुए वार्डन की तरफ जाने लगी। मैं उस लड़की की उससे शिकायत करना चाहती थी। तभी वो मुझे पीछे से आवाज़ें देने लगी, मरियम रुक जाओ, मरियम मेरी बात सुनो। उसकी भारी आवाज़ सुनकर मैं एकदम रुक गई थी। फिर वो मेरे सामने आकर कहने लगी, देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, ऐसा ना करो, वार्डन मुझे इस हॉस्टल से निकाल देंगी। क्यों मेरा मुस्तकबिल तबाह करना चाहती हो? एकदम ही उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई थी। बाकायदा उसने रोना शुरू कर दिया। मैं उस अजीब लड़की से परेशान आ गई थी। कभी वो मेरी दोस्त बन जाती तो कभी दुश्मन, कभी किसी खौफनाक बल्ला की तरह मेरे सर पर सवार हो जाती। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसलिए अक्सर सर में दर्द रहने लगा। वो रात को सोती नहीं थी बल्कि किताबें पढ़ती रहती, जबकि अब मैं उससे दूर दूर रहने लगी। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। सब लड़कियों के कमरे में ही छोटे छोटे बाथरूम बने थे जो उनकी ज़रूरत के लिहाज से काफ़ी थे। अचानक ही बाथरूम का पानी चला गया। अब मैंने शैम्पू भी लगा लिया था और साबुन भी। मैं बेबसी से नल के नीचे खड़ी थी। तभी मैं उस लड़की को आवाज़ देने लगी और कहने लगी, जवेरिया देखो पानी नहीं आ रहा, तुम वार्डन से कह कर आओ। मैं उसे आवाज़ें देती रही लेकिन उसने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद बाथरूम के दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गई।
कौन है? मैंने पुकारा तो आगे से कोई भी जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद खुद ही नल से पानी आने लगा। जल्दी से नहाकर मैं बाहर निकली। सामने उस बेहिस लड़की को बैठे देखा तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने भी अब फैसला कर लिया था कि अब मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। इसीलिए मैंने उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोशी से कॉलेज आ गई। कॉलेज में भी कोई और दोस्त नहीं मैंने बनाई, बस एक लड़की फरियाल जिससे मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। उसने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, वो लड़की देख रही हो जो सामने खड़ी है? मैंने जैसे ही उंगली की इशारे की जानिब देखा तो हैरान रह गई। वो जवेरिया की तरफ इशारे कर रही थी। मैं उससे कहने लगी, वो मेरी रूममेट है। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, तुम इस लड़की के साथ कैसे रह रही हो? ये बड़ी अजीब है। न जाने कितने सालों से कॉलेज में पढ़ रही है, पास ही नहीं होती। लोग कहते हैं जानबूझकर ये हॉस्टल में पड़ी रहती है क्योंकि इसका कोई घर बार नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं उसे कहने लगी, लेकिन इसकी तालीम का खर्चा कौन उठाता है? पता नहीं, बड़ी अजीब व गरीब सी लड़की है। कोई कहता है कि पीरों फकीरों के ख़ानदान से है, इसलिए उसने अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ ख़त्म किए हुए हैं। तुम इसके साथ कैसे रह रही हो? मैं होती तो 1 मिनट भी न रहती। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब भी मैं कहूँ कि कॉलेज की कोई लड़की उससे बात क्यों नहीं करते। अब मैं सोच रही थी कि वार्डन से कहूँगी कि अब मैं मज़ीद उसका साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज मैंने फ़ैसला कर लिया। जैसे ही मैं कमरे में आई तो वो अपना बैग पैक कर रही थी। जल्दी जल्दी सामान रखते हुए वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की और ना ही पूछा कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन खस कम जहाँ पाक, दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी। अच्छा है, इस नफसियाती लड़की से जान छूट जाएगी। फिर जब दूसरी लड़की के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि जवेरिया ये कॉलेज छोड़कर चली गई है, तो सबने हैरत का इजहार किया क्योंकि वो पिछले 7 साल से हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके जाने के बाद मैं सुकून में थी और किसी दूसरी रूममेट का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र उन किताबों पर पड़ी। वो जाते जाते ये सारी किताबें भूल कर चली गई थी। मैं उन किताबों को उठाकर वहाँ मौजूद उसी अलमारी में रखना चाहती थी जहाँ पर लड़कियाँ अपना सामान रखती हैं, लेकिन अचानक एक किताब नीचे गिर गई। उसमें से निकलने वाला सफ़ेद कागज़ देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई ख़त हो। जैसे ही मैंने उस ख़त को उठाकर पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्यारी मरियम, ये ख़त तुम्हारे नाम लिख रही हूँ। जब तुम पहली दफ़ा मेरे कमरे में आई तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो गई थी क्योंकि मेरे साथ कोई भी लड़की रहने पर राज़ी नहीं होती, लेकिन वार्डन ने तुम्हें मेरे कमरे में ही रहने दिया क्योंकि तुम बिल्कुल नई थी और तुम्हें यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि तुम मेरे बारे में नहीं जानती थी। मैं तुम्हें देखकर खुश हो गई क्योंकि तुम एक छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की थी। लेकिन अचानक ही तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मुझसे अक्सर सवाल करती थी कि मैं जिन्नात के बारे में इतनी किताबें क्यों पढ़ती हूँ, तो आज मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। दरअसल बचपन से ही मुझे शौक़ था। मेरे बाबा एक पीर थे, अक्सर वो अमलियात वगैरह करते रहते और मैं उनकी इस बात पर परेशान रहती थी। इसलिए घर में अजीब सा हंगामा रहता। औरतों का आना जाना, कभी कोई इलाज करवाने आ रहा है तो कभी कोई दूसरा मर्ज लेकर। मुझे इस बात से भी चिढ़ थी। यही वजह थी कि मैं सही से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकी। मजबूरन मुझे हॉस्टल आना पड़ा। फिर मेरी उम्र 20 साल हुई। जैसे उम्मन लड़कियों की इस उम्र में रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरा एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे बाबा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कोई उस ख़ानदान में मेरा रिश्ता मांगने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं एक पीर की बेटी थी। सबको शक था कि अगर मैं किसी के घर शादी होकर जाऊंगी तो कहीं तावीज़ गंडे करवाकर उनका खरना बर्बाद कर दूं। यही वजह थी कि कोई मेरा रिश्ता लाने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं तंग आकर हॉस्टल आ गई। फिर पढ़ाई तो करती नहीं थी, बस घर से दूर रहने के बहाने ढूंढती। लेकिन तुम जैसी प्यारी लड़की को देखा तो मैं खुश हो गई। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए कि मैं जिन्नात की मौजूदगी को महसूस करती हूँ, और यही मेरी खूबी थी। उस रात जब तुम पहली दफ़ा अपने बिस्तर पर सो रही थी तो मैं भी गहरी नींद सो रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी आँख खुल गई। मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ एक काला साया देखा तो मेरी चीखें निकल गई। मैं हैरान थी कि ये क्या है जो तुम्हारे ऊपर झुका तुम्हें देख रहा है, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी। तभी मैंने उसे पुकारा कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। इस मासूम लड़की को तंग करने की ज़रूरत नहीं।
یہ سن کر وہ اچانک پلٹا اور ایک دم سے مجھے اپنے بس میں کر لیا، لیکن میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، اس لیے میں اسے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، تم اس لڑکی کو تنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تم پر عاشق ہو چکا تھا، اسی لیے بار بار میرے ذریعے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ انگوٹھی جو ایک مردانہ انداز میں میری انگلی میں موجود تھی وہ میری نہیں بلکہ اسی کی تھی۔ پھر میں نہیں جانتی کہ وہ کس کس روپ میں تمہارے سامنے آتا تھا، لیکن یہ خط میں نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں خبردار کر سکوں کہ ابھی بھی وہ تمہارے آس پاس موجود ہے۔ میں تو اپنے گھر چلی گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ بہت سالوں بعد میرا کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اور بابا نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے اور وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی کالج کی ساری لڑکیاں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں، مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں علم ہے، لیکن تم کالج میں ساری لڑکیوں سے الگ ہو۔ تمہاری معصومیت اور اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے پہلی نظر میں دیوانہ بنا دیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی۔ اب میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں، اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے بابا کو ضرور یہ بات بتانا، وہ تمہارے لیے مناسب اقدام کر کے اس جن زادے سے تمہاری جان بچا لیں گے۔ جویریہ کا خط پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں بیچاری اس لڑکی کو ذمہ دار سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، شروع سے ہی اب میں ایک منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی وارڈن کے روم میں جا کر بابا کے پاس فون کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آ کر لے جائے یہاں سے، ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔ بابا بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے، لیکن بس میں کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج دیں یا بھائی جان کو، میں ان کے ساتھ حویلی واپس آنا چاہتی ہوں۔ تبھی دینو چچا مجھے لینے کے لیے آ گئے، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ رو رو کر میری حالت بری تھی۔ وارڈن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے، میں کیوں کالج چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میں ایک منٹ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دینو چچا کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں جا رہی تھی، لیکن راستے میں اسی مقام پر گاڑی خراب ہو گئی۔ میں غصے سے چچا سے کہنے لگی، یہ آپ کیا بار بار اس جگہ پر گاڑی خراب کر دیتے ہیں، جلدی چلیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے، صبر کر دی، ابھی گاڑی صحیح ہو جائے گی۔ میں خوفزدہ سی گاڑی صحیح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں گاڑی سے نکلی اور دینو چچا کو گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی میرے چپل کے نیچے کوئی چیز آئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اٹھائی، تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے سارے منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ سامنے وہی کھڑا تھا جس کے خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ یہ میری نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ دینو چچا مجھے آوازیں دے رہے تھے، ارے مریم بیٹی جلدی گاڑی میں بیٹھو، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب وہ مجھے کندھے سے ہلا رہے تھے۔ تبھی میں ہڑبڑا کر جیسے نیند سے جاگی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حویلی پہنچی تو صبح کے 4 بج رہے تھے، لیکن میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میرے منہ سے نکلنے والے عجیب و غریب الفاظ سن کر اماں بابا دونوں پریشان تھے۔ میرے تینوں بھائی بار بار بابا سے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اسے ہاسٹل نہ بھیجو، اسے اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہے، دیکھو کیسی ہو آئی ہے وہاں سے۔ لیکن میں اماں سے مسلسل کہہ رہی تھی، اماں میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے پیچھے ایک جنات لگ گیا ہے۔ اماں کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، تجھے کیسے پتا؟ میں کہنے لگی، اماں مجھے مولوی کے پاس لے کے چلو، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میں خود اس کے پاس جانے کے لیے بے قرار تھی۔ اماں نے اسی دن مولوی صاحب کو حویلی میں بلوا لیا۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگے، گھبراؤ مت بیٹی، ایسے جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہیں 3 دم کروں گا، جو بھی اوپر تمہارے برا سایہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ لیکن ان کی بات پر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اب میں دن رات اماں کو اپنے پاس سے ہٹنے بھی نہ دیتی، بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا، اس لیے اکیلی بھی نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اماں کہنے لگی،
कब तक हवेली के कमरे में पड़ी रहेगी? जा थोड़ी देर अपनी सहेलियों के साथ नहर किनारे चली जा, जैसे पहले तू जाती थी, हंसती खेलती थी। ना जाने तुझे क्या हो गया है। मुझे पता होता कि तेरी ये हालत होगी तो कभी भी तुझे हॉस्टल ना भेजती, लेकिन मैं सुस्ती से पड़ी रहती थी। मैंने अपनी हवेली की सारी बिल्लियों को भगा दिया था। मुझे उन बिल्लियों को देखकर वही काली बिल्ली याद आते, जिसके खौफ से मैं कितने दिन तक सो नहीं पाई। फिर अम्मा के कहने पर मैं नहर किनारे चली आई थी, लेकिन ये क्या, मेरी सारी सहेलियां एकदम से कहाँ गायब हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ें देने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो जानबूझकर किसी दरख्त के पीछे छुप गई हूँ। ये एक खूबसूरत बाग था जहाँ पर दादा ने अपने हाथों से आम के पेड़ लगाए थे। मैं उन्हीं आमों के पेड़ों में अपनी सहेलियों को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। एकदम से ही मुझे रोना आने लगा। देखो, रो मत, तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने खड़े उस जिनजात को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन अचानक ही एक दरख्त से टकराकर नीचे गिर गई। वो मेरे ऊपर झुका और कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। मरियम, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो मेरे सिरहाने मेरे सारे घर वाले जमा थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, मुझे बचा लो। अम्मा कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी अब्बा एक बहुत बड़े आमिल को बुला कर ले आए, जो दूसरे गांव में रहता था। वो ऐसी चीज़ों का इलाज करता था। आमिल ने मेरा हिसाब किया। फिर अम्मा अब्बा से कहने लगा, ये बच्ची आधी रात को किसी जंगल में खड़ी थी। उसी दरख्त के पास ये जिनजाद रहता था। इसके जिस्म की खुशबू से वो इस पर आशिक हो गया और उसके साथ साथ वहीं पर पहुंच गया जहां ये जा रही थी। फिर वो उसके सामने आता रहा, कभी किसी लड़की के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, तो कभी इसे डराने की कोशिश करता रहा। लेकिन अगर इसके साथ रहने वाली लड़की इसका राज न बताती तो ये ऐसे ही इसे परेशान करता रहता और इसके सामने आता रहता। अच्छा हुआ जो इसे बहुत पहले पता चल गया। अब मैं उस जिन्नात को भगाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये कहते वो बाबा के कान में सरगोशी करने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर अगले दिन अम्मा बाबा कहने लगे, हमें तुम्हें उसके आस्थाने पर लेकर जाना होगा। अगर यहाँ पर उस जिनजात की मौजूदगी किसी ने महसूस कर ली तो ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी, इसलिए हमें तुम्हें लेकर वहाँ जाना होगा। मैं उनके साथ जाने पर तैयार थी। जाहिर है मुझ पर भी ये खौफ की कैफियत हर वक्त सवार रहती। फिर मैं अम्मा बाबा के साथ उसके आस्थाने पर चली आई। आमिल ने मेरा हिसाब किया, फिर कहने लगा, बेटी आंखें बंद कर ले, तुझे जो कुछ भी महसूस हो तुम मुझे बताती रहना। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर मैंने आंखें बंद की तो अचानक मेरे कानों में सरगोशी सुनाई थी, ऐसा ना करो मरियम, मुझे खुद से दूर ना करो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मैं उस जिनजात के अल्फाज दोहरा रही थी। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह गए। फिर वो आमिल कहने लगा, छोड़ क्यों नहीं देता इस बच्ची को, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी मैं उससे कहने लगी, नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर आशिक हो गया था और ये बहुत खूबसूरत है। रोज़ाना मैं इसके सामने आता हूँ, इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हूँ। कैसे इसे इतनी आसानी से छोड़ दूँ। पहली बार को इतनी प्यारी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई है। आमिल कहने लगा, जाओ वापस लौट जाओ, जहाँ से आया है उस दुनिया में तेरा कोई काम नहीं। वैसे भी तू जिन्नात की दुनिया से आया है और ये इंसानों की दुनिया है। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी वो जिनजात कहने लगा, हरगिज़ इसे नहीं छोड़ूंगा, भले से कुछ भी हो जाए, इसका ऐसे ही पीछा करता रहूँगा। वो आमिल कहने लगा, अगर मैं तेरी शादी एक जिनजादी से करवा दूँ तो क्या तब भी तू इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं जिस जिनजादी से मोहब्बत करता था वो मर चुकी है। उसका नाम भी मरियम था और वो एक मुसलमान पर्देदार जिनजादी थी। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना था, लेकिन वो मुझसे जुदा हो गई थी। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस आदमजादी का नाम मरियम होगा मैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगा। आमिल उसे समझाते हुए कहने लगा, मरियम नाम की एक जिनजादी को मैं भी जानता हूँ, क्या मैं तुझे उससे मिलवाऊँ। अब जिनजात खामोश था। उसकी खामोशी को आमिल ने रजामंदी समझा और कहने लगा,
میں تیری اس سے شادی بھی کرواؤں گا، وہ بہت نیک ہے، بالکل تیری اس جنزادی کی طرح جو تجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تبھی کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جنزاد اپنی محبت کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عامل اماں بابا سے کہنے لگا، اب خوش ہو جاؤ آپ لوگ، وہ آپ کی بیٹی کے پاس کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس جنزادی سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ اب تمہاری بیٹی اس سب سے آزاد ہو گئی ہے۔ بابا نے عامل صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب وہ مجھے لے کر گھر آ گئے، لیکن میں دن رات خوفزدہ رہتی۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں چونک جاتی۔ ایک ملازمہ مستقل طور پر میرے ساتھ رہنے لگی۔ تبھی ایک دن میں نے کھڑکی سے میاؤں میاؤں کی آوازیں سنی۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنزاد واپس آ گیا ہے، لیکن وہ تو ایک معصوم سی بلی تھی جو رات کو باہر گھوم رہی تھی۔ پھر اماں بابا کہنے لگے، جو بھی پرانی باتیں ہوئی ہیں انہیں بھول جاؤ، اگر انہیں یاد رکھو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسے تو تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں اماں بابا سے کہنے لگی، میں اتنی زیادہ ڈر گئی ہوں اس واقعے کے بعد، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں پرائیویٹ ہی امتحان دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن کالج گئی پیپر دینے، تو گیٹ کے پاس کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو نقاب میں تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میں اسے پہچان گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی جویریہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یوں صحیح سلامت تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اچھا ہوا جو تم نے پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میری بھی شادی ہو گئی ہے۔ سچ بتاؤ، تمہیں اس جنات نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ دراصل میں تمہیں بہت پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے اس جن ذات کا خوف روکتے تھا اور میں تمہیں یہ بات بتا بھی نہیں سکی۔ لیکن اب تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اسی لیے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلی گئی۔ میں اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ سچ میں ہی میری زندگی اس واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھی، لیکن میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی اور گریجویشن کر لیا۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، اب چھوٹا بھائی اور میں ہی رہ گئے تھے۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے۔ میرے بہت سے رشتے آ رہے تھے، لیکن میں بابا سے کہتی کہ اگر کسی کو میری پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بابا کہنے لگے، یہ سب بات کی باتیں ہیں، تم شادی کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو۔ پھر انہوں نے میری شادی گاؤں میں کرنے کے بجائے شہر میں رہنے والے اپنے ایک بزنس مین دوست کے بیٹے سے طے کر دی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ پھر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک ایسے انسان کا ساتھ نصیب ہوا جو بہت پڑھا لکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی ہو، اسی لیے اس نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ اب وہ روزانہ مجھے لینے بھی آتا۔ میں خوش تھی کہ میرا ہمسفر بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن ایک دن میں اپنے گاؤں اماں ابا سے ملنے گئی تو میرا دل چاہا کہ میں اس عامل سے جا کر پوچھوں کہ آیا اس نے سچ میں اس جنزاد کی شادی اس جنزادی سے کروائی ہے، یا صرف میرا پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ یہی جاننے کے لیے میں خود کو روک نہیں سکی اور اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا، پھر کہنے لگا، تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹی، اللہ تمہیں ایسے ہی آباد رکھے۔ پھر میں عامل سے کہنے لگی کہ میں اس جنات کے بارے میں جاننے آئی ہوں، کیا سچ میں ہی آپ نے اس کی شادی کروا دی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، میں اس سے پہلے بھی کئی جنات کی شادیاں کروا چکا ہوں اور یہی میرا کام ہے، خدا کی مخلوق کو خوش کرنا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں خوشی خوشی گھر واپس آ رہی تھی، تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے وہی جنزاد تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے دہشت نہیں تھی۔ وہ مجھے ڈرانے نہیں آیا تھا بلکہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ پھر وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا،
مجھے بھی مریم کا ساتھ نصیب ہو گیا، ایک ایسی مریم جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو میری بیوی بن چکی ہے۔ میں نے تمہیں پریشان کیا، میں اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ میں بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی۔ تم نے میرا اعتماد چھیننے کی کوشش کی، وہ تو شکر تھا کہ وہ لڑکی جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، ورنہ تو میں ہمیشہ ڈرتی رہتی۔ کبھی بھی میرے سامنے یہ راز نہ آتا کہ یہ سب وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زیادہ کر رہا ہے۔ کہ تمہاری وجہ سے میری اس سے ہر وقت لڑائی بھی رہتی تھی اور میں اسے برا سمجھتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر جن ذات کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، میرے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جویریہ، جس نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اس سے بھی ملنے گئی۔ اس کا شوہر زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے، لیکن میں اس کے لیے بہت سے قیمتی تحفے تحائف لے کر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، پھر میرے گلے لگ کر کہنے لگی، ملنے آتی رہنا پیاری لڑکی، تم ہو تو چھوٹی سی لیکن میرے لیے تو میری دوست جیسی ہو۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو چکی تھی۔ پھر میں راستے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ میری ہاسٹل والی روم میٹ تھے، تو میرا شوہر کہنے لگا، ہاں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہاسٹل میں بھی پڑھائی کی تھی، لیکن اچانک ہی یہ ہاسٹل چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر اچانک ہی ماضی کے خوفناک سائے میرے چہرے پر لہرائے۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ جو ماضی اذیتناک ہو اسے یاد کرنا ضروری نہیں، یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔